my dear students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So students, वीडियो के अंदर MGPE 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल पीस, यानी कि पूरे विश्व के अंदर शांति को स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी क्या भूमिका है. सो द यूनाइटेड नेशंस प्लेज अ क्रूशियल रोल. यूनाइटेड नेशन जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ग्लोबल पीस. अब हम यहाँ पे इसके कुछ एफर्ट्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या करता है, अपने पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाता है. शांति स्थापना अभियान. द यूएन डिप्लॉयज पीस कीपिंग फोर्सेस टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स. कहाँ, जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर भी संघर्ष चल रहा होगा, यूएन वहाँ पर अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजेगा टू हेल्प मेंटेन सीज फायर्स, प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीस एग्रीमेंट्स. क्या करने के लिए? नागरिकों की रक्षा करने के लिए, संघर्ष पे विराम बनाए रखने के लिए और शांति समझौतों के लिए वो क्या करेगा, अपने रक्षा बलों को तैनात करेगा. ठीक है, इन सब में समर्थन देगा. देन वो करेगा मीडिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि मध्यस्थता करेगा. जो यूएन है वो फैसिलिटेट करेगा डायलॉग एंड नेगोशिएशन. जोन सी भी दो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके बीच में क्या करवाएगा, बातचीत, संवाद और वार्ताएं करवाएगा ताकि एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जाया जा सके, शांतिपूर्ण समाधान को निकाला जा सके. स्पेशल एनवॉयज एंड मीडिएटर्स आर ऑफन अपॉइंटेड टू असिस्ट इन दीज प्रोसेसेस. और इन प्रक्रियाओं में सहायता के लिए अक्सर विशेष दूत और मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वो प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कि मानवीय सहायता प्रदान करता है. जो यूएन है वो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड देगा उन लोगों को जो अफेक्ट हो रखे हैं कॉन्फ्लिक्ट से. ठीक है, कहीं पर भी संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है या डिज़ास्टर आता है, ठीक है, क्या आता है, डिज़ास्टर आता है, तो जो लोग हैं, सिविलियंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं. तो यूएन वहाँ पे प्रोवाइड करता है उन लोगों को फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर एंड बाकी की असेंशियल सर्विसेज. संयुक्त राष्ट्र संघर्षों और आपदाओं से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएं प्राप्त हों. प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को. द यूएन प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स ग्लोबली थ्रू वेरियस बॉडीज़. उसने अपनी अलग अलग बॉडीज़ बना रखी हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना रखी है जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन के राइट्स को. साथ ही साथ जो लोग ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों को जिम्मेदार भी ठहराती है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी विभिन्न निकायों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करता है. यह मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और उल्लंघनकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराने का काम करता है. देन ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रूट कॉज क्या हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करता है, जैसे कि पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को एंड लैक ऑफ एजुकेशन को, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लॉन्ग टर्म पीस. और इसी के साथ वह क्या करता है, दीर्घकालिक शांति में भी योगदान देता है. देन इसके कुछ डिसआर्मामेंट इनिशिएटिव्स भी होते हैं, यानी कि निशस्त्रीकरण की पहल भी ये चलाता है. जो यूएन है वो वर्क करता है टुवर्ड्स ग्लोबल डिसआर्मामेंट. पूरे ग्लोब के अंदर जो वैश्विक निरस्त्रीकरण को यह बढ़ावा देता है, इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स, जिसमें परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों की कमी शामिल होती है. टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांस ग्लोबल सिक्योरिटी. सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को कम किया जा सके और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, इसकी तरफ यह काम करता है. यानी कि कभी भी झगड़ा हो तो वह सशस्त्र झगड़ा ना हो, विश्व में क्या आ जाए, सुरक्षा आ जाए, तो उसके लिए वह निशस्त्रीकरण की पहल चलाता है. उसके बाद इसके पीस बिल्डिंग एफर्ट्स भी होते हैं, जो शांति निर्माण का यह प्रयास करता रहता है.
उन कंट्रीज़ को जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस करता है ये कि वहाँ पे शांति बनाई जा सके, वापस से हिंसा शुरू ना हो और उनके बीच में सुलह हो जाए। देन ये ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ावा देता है, वैश्विक साझेदारियाँ। द यूएन कोलैबोरेट्स विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करता है, एनजीओज़ के साथ एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ टू एड्रेस पीस, शांति लेकर आने के लिए और सिक्योरिटी के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर शांति और सुरक्षा मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करता है। सो थ्रू दीज ऑल एफर्ट्स उसका एम है एक स्टेबल एंड पीसफुल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बनाना। उसकी जो अप्रोच है वह मल्टीफेसिटेड है, यानी कि बहुआयामी है, ठीक है, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है और सस्टेनेबल ग्लोबल पीस की तरफ काम करता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू एम्पावरमेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग होता क्या है? सो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस या वो प्रक्रिया जिसके द्वारा आप लोगों में स्किल्स, एबिलिटीज़, रिसोर्सेज, ठीक है, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे, मजबूत करोगे। कैसे मजबूत करोगे? ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स के माध्यम से। इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर लोगों को मजबूती प्रदान करना, उनको एबिलिटीज़ देना, स्किल्स देना। It encompasses a wide range of activities aimed at enhancing the effectiveness and sustainability of these entities. So, क्षमता निर्माण उन कौशलों और क्षमताओं, संसाधनों और प्रक्रियाओं को विकसित करने और मजबूत करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों को तेज़ी से बदलती दुनिया में जीवित रहने, अनुकूलन करने और फलने फूलने के लिए आवश्यक होती हैं। इसमें इन संस्थाओं की प्रभावशीलता और स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से कई गतिविधियां शामिल होती हैं। देन इसके की एलिमेंट्स की पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग के मेन की एलिमेंट्स क्या होते हैं। पहला होता है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कौशल का विकास करना लोगों को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलाना ताकि टेक्निकल, मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप किया जा सके। तकनीकी, प्रबंधकीय और पेशेवर कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम यह चलाता है। संस्थाओं को सुदृढ़ करता है, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करता है, ठीक है। एनहांसिंग द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, ताकि उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। संगठनों की दक्षता, शासन और स्थिरता में सुधार के लिए उनकी संरचनाओं और कार्यों को बढ़ाता है। संसाधनों को जुटाता है, फाइनेंशियल संसाधन, ह्यूमन संसाधन और मटेरियल रिसोर्सेज तक लोगों की पहुंच बढ़ाता है। नेतृत्व का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है, यानी कि ऐसे लीडर्स बनाना जो कैसे हो, मार्गदर्शी हों, दूर का सोचते हों और प्रबंधन करने की क्षमता रखते हों। तो संगठनों और समुदायों का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन और प्रबंधन करने के लिए नेताओं की क्षमताओं का निर्माण करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करना, इम्प्रूविंग एक्सेस टू एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब ये कैसे एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट करता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। सो एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, यानी कि अपनी स्थिति पर उनका स्वयं का कंट्रोल होना, वो एम्पावरमेंट है। एंड अचीव देयर गोल्स देयर बाय एनहांसिंग देयर ओन लाइव्स, अपने गोल्स को अचीव करें और उनकी खुद की जो लाइफ है वो एनहांस हो। एंड द लाइफ ऑफ अदर्स इन देयर कम्युनिटीज़, साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी कम्युनिटीज़ में उनकी लाइफ भी एनहांस हो। सो सशक्तिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्तियों या समूहों को अपनी परिस्थितियों, क्या मतलब होता है सशक्तिकरण का? सशक्तिकरण का मतलब है वो प्रक्रिया जिसमें जो व्यक्ति हैं वह अपनी परिस्थितियों पर स्वयं का नियंत्रण कर लें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बन जाएं, इस प्रकार अपने और अपने समुदायों को जीवन को बढ़ावा दें।
सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। अब कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे एम्पावरमेंट की तरफ काम करती है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जब लोगों के अंदर कौशल और ज्ञान का विकास करेगी तो लोग क्या होंगे, अपने आप ही एम्पावर फील करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इक्विप करती है इंडिविजुअल्स को विद द स्किल्स एंड नॉलेज। लोगों को ऐसी स्किल्स और नॉलेज देती है जो ज़रूरी है कि वो अच्छे डिसीजंस ले सकें अपने लिए। तो क्षमता निर्माण व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने, पहल करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करता है। साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी आत्मनिर्भरता भी तो बढ़ेगी जब उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। उनकी क्षमताओं को मजबूत करके व्यक्ति समुदाय अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बाहरी सहायता पर जो उनकी निर्भरता है वह भी कम हो जाती है। देन ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज। कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से जो लोग हैं वह संसाधनों तक उनकी पहुंच बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्षमता निर्माण में अक्सर वित्तीय, तकनीकी और सूचनात्मक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना शामिल होता है, जो व्यक्तियों और संगठनों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। देन स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देती है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉस्टर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग रिजाइलेंट कम्युनिटीज़। कैसी कम्युनिटीज़ बनाता है? लचीले समुदाय बनाता है जो कि चैलेंजेस को और परिवर्तन यानी कि चेंजेस को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उसके अनुकूल चेंज हो सके, अडेप्ट कर सकें बेसिकली। सो स्टूडेंट्स, इन समरी आप क्या लिखेंगे अपने आंसर में? आपको लिखना है दैट कैपेसिटी बिल्डिंग एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग दैम। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या करता है? उन्हें एम्पावर करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग दैम द टूल्स, रिसोर्सेज एंड स्किल्स। जो भी उन्हें टूल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकें और इम्प्रूव कर सकें अपने सरकमस्टेंसेस को। ठीक है, ताकि वे क्या कर सकें, अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकें। ठीक है, और अपनी परिस्थितियों में सुधार कर सकें। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको MGPE 13 के पार्ट 3 के जितने भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले के 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दिया है मैंने, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आपको वहाँ पे लिंक नहीं मिलता तो मैंने कमेंट करके भी पिन किया हुआ है। बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, नीचे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करूँगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियोस पे तो बहुत सारा लव शेयर करते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन पे नहीं करते।